एक यूट्यूबर है कि उसको 21 तोला सोना करीब 70-75 लाख रुपए कैश में मिला दहेज। भाई आपको अपनी बेटी ऐसे लोगों के बीच ब्याहनी ही क्यों है? तो ब्याहने में भी तो आपका भी तो लोभ है कि आईएएस दामाद चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाइए, वहाँ उल्टा है। अरुणाचल वगैरह में परंपरा है कि लड़का जाके दूसरा लड़की क्या काम करता है, अच्छा, फिर शादी होती है। तो आपको नहीं लगता कि समय आ गया है कि सरकार की तरफ से ये कहा जाए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दहेज हटाओ? क्या पढ़े लिखों में बंद हो गया? जो जागरूक वर्ग है क्या उसमें समाप्त हो गया? परिवार के उसमें हिस्सेदारी देना दहेज नहीं है, पहले तो हम स्पष्ट करें। परिवार का ये देना, क्योंकि ये तो न्यायपूर्ण है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं लड़का लड़की एक समान, तो सारा सामान लड़के के हिस्से में क्यों आया, लड़के की क्यों नहीं आया? सत्ता इकबाल से चलती है, समाज लोकलाज से चलता है, और जो व्यापार आप कह रहे हैं उसे शुभ लाभ से चलना चाहिए। अब फायदा होने लगे तो क्या अफीम बेचने लगेंगे? क्या इंटरकास्ट मैरिजेस या इंटरफेथ मैरिजेस, ये जो डॉरी सिस्टम है, इसको तोड़ने में कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रही है, होंगी? जिस विचार का वक्त आ गया है भाई साहब, आप उसे रोक ही नहीं सकते। नहीं रोक सकते, एग्जैक्टली। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका एक्सप्रेस कैफे पॉडकास्ट के एक बेहद खास एपिसोड में। और आज हम एक अनकंफर्टेबल टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, और ये है दहेज यानी डॉरी का। 1961 से दहेज इलीगल है इंडिया में, कानून भी है, सजा भी है, लेकिन फिर भी हर कम्युनिटी में, हर कास्ट में, हर इकोनॉमिक क्लास में ये प्रैक्टिस बढ़ती जा रही है। आए दिन हम नए नए एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये इलीगल है तो प्रेस्टीज से जुड़ा कैसे है? आज शादी अलायंस कम लगती है, वैल्यूएशन ज्यादा लगती है। गवर्नमेंट जॉब है, पैकेज 30 लाख का है, एनआरआई है, तो रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ये आज के देश की सच्चाई है। क्या हम अपने बेटों की ऑक्शन लगा रहे हैं, और अगर हां तो हम किस सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं? आज हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए हैं डॉक्टर मेजर हिमांशु सिंह। आप जमीन से जुड़े एक्टिविस्ट हैं, इंडियन सोसाइटी और यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज को डीपली समझते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं और सोशल वेलफेयर के लिए काफी काम करते हैं। इनसे जानेंगे दहेज कैसे एक दक्षिणा भर से आज करोड़ों की गिफ्टिंग कल्चर के रूप में बदल चुका है, और हम किस तरह की सोसाइटी की ओर जा रहे हैं, और ये सोसाइटी कैसे ठीक हो सकती है। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए, इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले सवाल तो सबके दिमाग में यही है कि हम लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं कि एक यूट्यूबर है, 25 से 30 लाख रुपए कमाता है महीने का। आइडियली तो उसको किसी दहेज की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मगर सोशल मीडिया पर यह वायरल होती है कि उसको 21 तोला सोना और करीब 70-75 लाख रुपए कैश में मिला दहेज। और उसने जब सोशल मीडिया पर इसको डाला तो उसने बोला ये दान है, दहेज नहीं। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच अलग अलग जगहों से हमारे बीच में आते रहते हैं। तो मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही जानना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि दहेज हमारी परंपरा है, मगर हिस्टोरिकली क्या ये सच है? मेरे ख्याल से जो सबसे पहले शादी हुई, अगर उनमें देखें तो आदम हव्वा की हुई, विधन मनु का प्रकरण आएगा। अगर परंपरा देखेंगे तो फिर परंपरा में वहां जाइए और पूछिए क्या लेन देन हुआ था। देखिए, ये जो मानव विकास की प्रक्रियाएं हैं, इन्होंने पैदा किया ये जो है लेना देना। जब शुरू में आदमी रहा होगा तो फूड गैदरर था, हंटर था। फूड गैदरिंग और हंटिंग में ज्यादा जरूरत पड़ती है आदमी के श्रम की, फिजिकल पावर की। तो जाहिर है कि एक महत्ता पुरुष की तरफ ढल गई। जो सुई है वो पुरुष की तरफ ज्यादा मजबूती से चली। अच्छा। वहां महिलाएं कमजोर हुई जब तक फिजिकल पावर की बात थी। एग्रेरियन सोसाइटी में भी ये चीज थी। अब विरले होंगे भाई, मानसिक है, कोई रजिया सुल्तान होंगी, कोई ऐसे होंगे, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, कोई विद्योत्मा होंगी, कोई लोपामुद्रा होंगी। तो परंपरा तो दोनों तरफ समृद्ध है, पर मैं हम बाय लॉ ऑफ मेजॉरिटी चल रहे हैं। अब जब से ये आया है आपका ये सर्विसेज सेक्टर, ये ब्रेन एप्लीकेशन, जिसमें फिजिकल वर्क की या शक्ति की, शारीरिक श्रम की उतनी महत्ता नहीं रही है। अब आएगा सवाल, क्योंकि अब तुलना शुरू होगी। जब तक ये था तो एक तरफा था, उधर की तरफ कहां से उस तरफ को बेपरला झुका हुआ था। अब आएगा ये सवाल कि भाई क्यों दे? मान ली वर्किंग लेडी है, उतनी ही क्वालिफाइड है, तो क्यों दे वो?
लेकिन इससे भी अलग एक चीज थी, वो था कि एक जगह एक तरीके का न्यायपूर्ण व्यवस्था ये थी कि भाई बच्चा लड़का है लड़की है, तो लड़के को तो मान लीजिए परंपरागत अपने उसमें उत्तराधिकार में मिल रहा है, लड़की को क्या मिल रहा है, लड़की को क्या मिल रहा है। तो हालांकि ये बड़ा अजीब सा लगेगा, हम उत्तर प्रदेश के मेरठ के इलाके से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, और हमारे यहाँ बड़ी बड़ी बातें चलती हैं, मतलब उस तरीके के हमें माना जाता है वो कहाँ पंचायतों वाले ऑनर के वाले लठे रखे। लेकिन एक बार टिकैत साहब का वो चल रहा था, बड़े टिकैत साहब का बड़ा आंदोलन चल रहा था, और टिकैत साहब ने वहाँ किसान पंचायत में ये कहा, और ये अमूमन अभी भी हाल में हुई है एक पंचायत जिसमें दहेज के खिलाफ बोला गया, तो एक टिकैत साहब ने वही कहा कि भाई ये गलत है, बंद लगना चाहिए दहेज पे। एक लड़की खड़ी हुई वहां से, अच्छा, बोली बाबा तुझे भी जो है लमड़े चाहवे, तुझे आंख को तेरी वही सुहावे, लड़कियां तो तेरी आंख में भी चुभ है, मतलब पहले हाड़ गोड़ तो डावे हम यहाँ खेत में, और फिर खाली हाथ चले जा ससुराल में भी, सब लड़कों को ही रख ले। अच्छा, एक तो ये विमेन एम्पावरमेंट है, साथ ही साथ इसके साथ एक जस्टिस भी है। मैं कोई दहेज का समर्थन नहीं कर रहा हूँ इस बात से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो व्यवस्था, कोई भी व्यवस्था जो न्यायपूर्ण नहीं होगी, जो कि लड़का और लड़की में भेद करेगी। अब जो एग्रेरियन सोसाइटीज थी उनमें क्या सबसे बड़ा एसेट था, जमीन। अब जमीन इमूवेबल एसेट था, डिवीजन उसका होना अपने को कमजोर करता था, डिवीजन हो नहीं सकता, दामाद साहब को लाके घर में बिठाया नहीं जा सकता, फिर झगड़ा होगा वहां, मतलब भाईचारा कहाँ रहेगा अगर वो हिस्सा बटाई में वहां के बैठ गया। तो संभवतः प्रकारांतर में मानवीय विकास की प्रक्रिया में ये आया, एक मैं कहूंगा एक पड़ाव आया जिसमें ये समझा गया कि भाई लड़की को उसका कुछ दे दिया जाए, उसमें लड़की की सिक्योरिटी भी थी, स्त्री धन का एक प्रावधान आया कि वो एक्सक्लूसिवली, इसमें तो मैं विमेन एम्पावरमेंट देख रहा हूँ, बिल्कुल हम तो बेहतरीन से बेहतरीन व्यवस्था को बर्बाद करने के, और होती ही है भाई, जो कमजोर वर्ग होता है उसका शोषण होता है। तो जैसे मैंने कहा उस परिस्थिति में जबकि एग्रेरियन सोसाइटी थी या फूड हंटर और गैदरर की सोसाइटी थी, तो फिजिकल स्ट्रेंथ वो था मापदंड, तो वहाँ जो ये तबका था महिलाओं का, ये कमजोर होता था। अब तब उन्होंने किया, लेकिन उसका हिस्सा किसी रूप में न्यायपूर्ण व्यवस्था में दिया जाता था। अब वो एक उपहार स्वरूप दिया जाता था, स्त्री धन के रूप में, उसका लीगल वैधानिक राइट के रूप में उसे दिया जाता था, उसकी सिक्योरिटी के लिए या उसके भविष्य के जीवन को एक मतलब सुखद बनाने के लिए। तो ये भावना माँ बाप की अपने आप में गलत नहीं थी। अब उसका गलत इस्तेमाल हो, ये अलग चीज है। अब इसमें दो पक्ष आते हैं, लीगल पक्ष आता है और सामाजिक पक्ष आता है। लीगली तो 1961 का आपने बता ही दिया, ये हो गया, क्या उससे बंद हो गया? बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्या पढ़े लिखों में बंद हो गया? बिल्कुल नहीं, उनमें तो और बढ़ता गया। क्या उसमें भी पढ़े लिखों में भी मैं आ रहा हूँ, जो समर्थ वर्ग है, जागरूक वर्ग है, मैं सिर्फ कागजी पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जागरूक वर्ग है, क्या उसमें समाप्त हो गया? बिल्कुल नहीं। बहुत एक ऐसा मैं कहूंगा जो इवॉल्व्ड तबका है, जो एक्चुअली लिबरल सा उस मामलों में है और जो वाकई इक्वालिटी की बात कर रहा है, उसने देखा हाँ यार, और ये भी दोनों वर्किंग है, तो वो दोनों अपना जीवन आपस में तालमेल करके कर ले रहे हैं। अब वो जो बहुत तरीके के विवाह हैं, 8 प्रकार के विवाह हैं, हिंदू मैं अभी क्रिश्चियंस या इस्लाम पे नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि इस्लाम में भी मेहर की रकम की बात है, सिक्योरिटी की बात है, वो सिक्योरिटी से जुड़ा और राइट से जुड़ा हुआ है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हर जगह महिला की रजामंदी तो है। बिल्कुल, आई डू मंजूर है, कबूल है, कबूल। या हमारे यहाँ तो एक परंपरा रही थी स्वयंवर की, कि वर चुनती थी, तो स्वयंवर की परंपरा। तो जो आप परंपरा की बात कर रहे हैं, हमें अच्छी परंपराएं क्यों नहीं याद रहती और बुरी क्यों रहती हैं, और सारे गलत काम परंपराओं के नाम पे। मैंने आपको बहुत सारी परंपराएं गिना दी। अब जो विवाह है हमारे यहाँ जो उच्च माना गया है, वो है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह भाई बहुत प्रकार के हैं, देव विवाह, ब्रह्म विवाह है, फिर वो पिशाच वाले भी हैं, राक्षस वाले भी हैं, दैत्य विवाह भी है, गंधर्व विवाह भी है। तो आज की परंपरा जैसी लिव इन रिलेशनशिप आया, दिस इज बेसिकली गंधर्व विवाह। अच्छा, गंधर्व विवाह कैसे है कि भाई मियाँ बीवी राजी, क्या करेगा काजी। अच्छा, अब ब्रह्म विवाह ये है कि वह लड़का लड़की परिवार समाज, यदि सबकी सहमत से ये शुभ कार्य होता है, तो
उस स्थिति में ब्रह्म विवाह सर्वोच्च माना गया है उसको, कि सबकी रजामंदी से है, क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि ये दो लोगों का सिर्फ संबंध नहीं है, परिवारों का संबंध, और कई मायनों में परिवार से भी और वृहद एक एक्सटेंडेड फैमिली या एक्सटेंडेड कम्युनिटी का संबंध है। तो इसके जिसके सामाजिक बहुत सारे कंसिक्वेंसेस हैं, जिन्हें हम वायलेंट रूप में भी देखते हैं, वैसी चीजों में भी देखते हैं। और तीसरी चीज ये थी कि भाई आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया, अलायंस। अलायंस से ये इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांजैक्शन हो गया है आपने इस बार। देखिए, हमारे यहाँ मैट्रिमोनियल अलायंस नहीं था, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में संस्कार है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मुस्लिम्स में कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे यहाँ संस्कार है। अच्छा, तो संस्कार होना और कॉन्ट्रैक्ट होने फर्क है। उसके अपने अपने प्लस माइनसेस हैं, मैं किसी को ऊंचा और किसी को नीचा नहीं कर रहा हूँ। कई अच्छे उनके यहाँ चीजें हैं, तलाक एक उनके यहाँ वो था, हमारे यहाँ तो संभव ही नहीं है, 7 जन्मों का संबंध है, हिंदुओं में तो संभव ही नहीं है तलाक। लेकिन क्या आपने अडॉप्ट नहीं किया तलाक को? क्या? तो जब भी एक वेद का ही वाक्य, आनो भद्रा कृत्वो यंतो विश्वतः, हमें सभी दिशाओं से शुभ विचार प्राप्त हो। यदि हमें लगा और समाज की जरूरत महसूस हुई कि भाई तलाक नहीं बन रही है, सिर फोड़ने के बजाय भाई आपस में रजामंदी से अलग हुई है, या जैसे भी अलग हुई है, एक दूसरे का जो भी एलिमनी वगैरह है तमाम है, उससे भी और बड़ी आपस में विद्वेष फैला, लेकिन क्या हमने एडेप्ट नहीं किया? मेरा सवाल ये है। तो ट्रेडिशनल, हम एक्सक्लूसिवली ट्रेडिशनल रहे ऐसा भी नहीं है, हमने विभिन्न रूपों में किया है। अगर हम क्लासिकल माने तो कॉन्ट्रडिक्शन में किया है या इन वायलेशन किया है, लेकिन क्या हमने नहीं किया? तो हमने किया है। इसलिए हमें हर चीज को देश काल परिस्थिति अनुसार आकलन करना चाहिए, बजाय उसके ऊपर फतवे जारी करने के, अपनी राय दे देने के, अंतिम राय और यही अंतिम है। तो इससे समाज चलने वाला नहीं है। और जैसे मैंने उस लड़की का कहा कि उसने भरी पंचायत में किसान आंदोलन में खड़े होकर कहा कि बाबा तुझे भी लौट नहीं चाहे, मतलब हमारा तो हिस्सा मारने में लगा हुआ। तो आपने कहा कि इसकी शुरुआत बहुत अच्छे मोटिव से हुई कि लड़की को उसका हक दिया जाए, न्याय। जब देश में ये कानून आ गया कि लड़की भी उतनी हिस्सेदारी होगी, वो लीगल हेयर होगी उस पूरी प्रॉपर्टी की, उसके बाद भी ये कैसे प्रिवलेंट है और क्या हम ट्रेडिशन को मिसयूज कर रहे हैं आज? हाँ, मैंने इसका जवाब पूर्व में भी दिया कि जैसे एग्रेरियन सोसाइटी में जो कृषि आधारित हुआ है, उसमें सबसे बड़ा एसेट लैंड था। अब लैंड में संभव नहीं है, लड़की ब्याह दी गई, उस समय ट्रांसपोर्ट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, 100 चीजें, मान लीजिए 1 जिला 2 जिला पार करके, क्या वो खेती करा लेगी वहां आकर के? तो खेती में हिस्सेदारी का प्रावधान तो कर सकते हैं, लेकिन उस प्रावधान का एग्जीक्यूशन, ऑपरेशनल, क्या इतना आसान है? तो कुछ चीजें देखिए सामाजिक विवेक से होती हैं। सत्ता इकबाल से चलती है, समाज लोकलाज से चलता है, और जो व्यापार आप कह रहे हैं उसे शुभ लाभ से चलना चाहिए। अब फायदा होने लगे तो क्या अफीम बेचने लगेंगे? तो वो जो आप कह रहे हैं कि भाई ठीक है, देखिए ये जो शादियां हैं, खर्चीली शादियां, इनके जड़ में बेसिकली खर्चा है, दिखावा है, सामाजिक वर्चस्व में अपना छा जाने की प्रवृत्ति है, खोखला दम्भ है, फेक फॉल्स प्रेस्टीज। ये समस्या है मूलतः, कि हर आदमी वो दिखाता है, फलाना आदमी जिसका औकात है उसने खर्च कर दिया, और 100 ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, देखा देखी में उन्होंने भी खर्च कर दिया। उसकी तो चलिए चल गई, या उसको लगता है कि ऐसी करके फायदा है। मान लो हीरो हीरोइन टाइप के लोग हैं, उस प्रकार के लोग हैं जिनको सामाजिक जीवन के लोग हैं, उनको तो 10 लोगों को बुला करके अपने सामाजिक वर्चस्व को मजबूत करना है। लेकिन एक सामान्य मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का या लोअर क्लास का व्यक्ति है जिसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, वो तो कर्ज के दायरे में आ जाएगा। वहां आती है समस्या। समस्या वहां आती है कि भाई उसकी हैसियत नहीं है लड़की के पक्ष की देने की, और जो लड़के का पक्ष है वो जबरन एक तरीके से ब्लैकमेल करके मांग रहा है। समस्या यहाँ है, समस्या वहां नहीं है। वहां तक रहता तो एक न्यायपूर्ण व्यवस्था है, और जमीन आप दे नहीं सकते तो किसी अन्य रूप में देते थे, जो भी अन्य रूप हो सकते थे। और एक बड़ा मजेदार वाकया है, आप मैं कश्मीर में पोस्टेड रहा। अच्छा, आपने कश्मीर का जिक्र किया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुल्क तकसीम हो गया, मुल्क तकसीम हो गया। कुछ सारे लड़के साहब बैठे और उन्होंने कलम बैठ करके, एक ऐसा आदमी जो हिंदुस्तान कभी आया नहीं था वो आया, और उसको बहुत कम वक्त में कहा गया कि नहीं जी आपको बनाना है। अब उसको जैसे भी समझ में आया उसने लकीरें खींच दी, लकीरों से लोगों का मुकद्दर तय हो गया। एक आदमी जिसका गांव यहाँ है और उसके सेब के बाद पार चले गए पाकिस्तान में, वो कैसे करे? अब क्या उसके रिश्तेदार होने बंद हो गए? नहीं। क्या उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई? नहीं। अब वो अपनी प्रॉपर्टी को कैसे डिफेंड करे मुझे बताइए? बाग तो दूसरी तरफ चला गया। तो उन लोगों ने, मतलब लाइफ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, उन लोगों ने गजब तरीके निकाले हैं। बट लड़की का
विवाह उधर कर दिया गया और वो उधर सेटल कर दिया गया। अच्छा, ताकि प्रॉपर्टी सेफ रहे, लड़की का भी एक हिस्सा हो गया। मतलब गजब तरीके। तो आपको पहले समाज को समझना होगा किसी भी कानून को बनाने। सिर्फ कानून से आप समाज नहीं चला पाइएगा। सामाजिकता से बिना कानून भी समाज चल जाएगा। ये सामाजिकता का लोप, सामाजिक विवेक का लोप समस्या है कि देखा देखी हिरस में लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। भाई हमारे यहाँ अभी जो पंचायतें हुई इसमें बड़े अच्छे कुछ गांव देहात की, भाई ये भी तो एक व्यवस्था थी जिसमें न्याय व्यवस्था थी। ये जो हमारी ग्राम समाज की चीजें थी जो पारंपरिक थी, ऐसे शहरों में भी थी। मैं गाँव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिंदुस्तान एक कृषि आधारित देश है और बहुत बड़ी जनसंख्या और अक्सरियत में जनता गाँव देहात में आज भी रहती है। और शहरों की समस्याएं दूसरे प्रकार की हैं और इनमें से उनके पास ऑप्शंस हैं। गाँव को एक माना जाता है परंपरावादी, जो परंपरा शब्द में कि उसी में चल रहा है। शहरों में तो मैंने कहा बहुत सारे तजुर्बे हो रहे हैं, दुनिया भर को देख के बहुत सारे तजुर्बे हो रहे हैं, पर जैसे आप कहेंगे पारंपरिक हिंदुस्तान, वो अभी गाँव में मानेंगे आप। इस लिहाज से कह रहा हूँ, और कोई कारण नहीं मेरी कोई गाँव की आसक्ति किसी और वजह से नहीं है। तो वो जो लोग हैं, एक बहुत वहाँ समय थोड़ा धीमे चलता है, वहाँ तेजी से समय नहीं चलता। हालांकि अब वहाँ भी समय बहुत तेजी से चलता है। तो उन लोगों ने ये भी कर रखा है कि शादियां कैसे होंगी। जैसे हमारे यहाँ ईस्ट टू वेस्ट शादियां होती हैं। जैसे क्या होता है उसमें? हाँ, कि जो पूरब की तरफ से लड़की जो है पश्चिम की तरफ ब्याही जाएगी। अच्छा, हाँ। इसके पीछे क्या लॉजिक है? मतलब लॉजिक वजह रही होंगी, उसके कुछ लॉजिक गढ़ भी दिए जाते हैं, कुछ लॉजिक होते भी हैं। भाई ये जो ये वाला था, एक तो ब्लड वाला होता था कि नियर जो होमोसेंगुइनस मैरिजेस होती हैं, प्रूवन है कि अगर बहुत ही करीबी रिश्तेदारों में होंगी, जो आपकी ये ऑब्जर्वेशन से आया होगा। बिल्कुल। तो ये भी एक बात चल रही कि भाई शादी क्यों नहीं करने दे रहे हैं या ये क्यों नहीं करने दे रहे हैं। तो मैंने कहा जो वैसे मसले होते हैं व्यक्तिगत, भाई ना तो राजा पे कभी कोई कानून लागू हुआ है, ना फकीर पे कोई कानून लागू हुआ है, इन दो पे नहीं होना चाहिए। ये सब मेजॉरिटी जो बीच का मिडिल वाला तबका है उस पर कानून लागू होते हैं। कोई धर्मेंद्र हेमा मालिनी से विवाह कर ले तो कौन धर्मेंद्र का बाइकआउट करेंगे जी? उनकी रही ना अद्भुत वो थे और बेहतरीन इंसान थे, तो समाज ने उसको भी समझा। तो समाज सर्वसमावेशी है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कानून होते हैं वो मेजॉरिटी पे लागू होते हैं, जो बेसिक मेजॉरिटी है, तो उसी के आधार पे हम आकलन करते हैं। हम ऐसे ऐसे अजूबे किस्म के अगर उदाहरण ले आएंगे तो हर चीज का एक ना कोई एक्सेप्शन मिल जाएगा। तो काइंडली मैं एक्सेप्शंस में नहीं जा रहा हूँ, मैं बेसिक में हूँ। अब ये जो आपने ईस्ट टू वेस्ट का कहा या उनका कहा कि भाई जो विवाह है कि भाई इन गोत्रों में नहीं होगा, क्योंकि गोत्रों पे भी बड़े झगड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सिख गोत्र वालों की ऑनर पेलिंग से लेकर बहुत सारे चीजें हैं। उनका कारण ये था कि भाई ऑब्जर्वेशन एक चीज का था कि अगर उन नियर उनमें रिलेशंस में मैरिज होती थी, जो रेसेसिव ट्रेट्स होते थे, तो वो बीमारियां बहुत उभर के आती थी। ये तो एक मतलब मेडिकली प्रूवन फैक्ट है। तो उनका ऑब्जर्वेशन था, हमें उस ऑब्जर्वेशन को भी समझना चाहिए। वही ये क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन विजडम वर्सेस इंडिविजुअल लिबर्टी के केसेस आ जाते हैं। तो इंडिविजुअल लिबर्टी का भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल लिबर्टी ज्यादातर एक एक्सेप्शंस में आएगी। और वो एक्सेप्शंस, सॉरी मैं मीडिया को वैसे नहीं करना चाह रहा, लेकिन मीडिया में हाईलाइट वही होता है कि अब ये नहीं है कि कुत्ते ने आदमी को काटा, अब ये भी नहीं है कि आदमी ने कुत्ते को काटा, अब तो ये हो गया आदमी और कुत्ते ने मिल के जाके सुअर को काटा है। तो वो एक अजूबा लगेगा, वो न्यूज बनेगा। ये एक तरीका था। ईस्ट टू वेस्ट शादियां होती थी। हमारे यहाँ एक परंपरा है, मतलब सब जगह नहीं कह रहा हूँ, कुछ जहां आप दहेज की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान इतना मुख्तलिफ बड़े बड़े रंगों का देश है कि नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाइए, वहां उल्टा है। क्योंकि वो लड़की आ रही है और वो, बल्कि मैं उस ट्राइबल सोसाइटी को ज्यादा साइंटिफिक और नेचुरल मान रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि ना, हम तो आपको एक आदमी काम करने के लिए दे रहे हैं, वो आपके घर बार देखेगी, लड़की 10 काम करेगी, तो हमने आपको एक यूनिट ह्यूमन रिसोर्स दिया है। अब उस ह्यूमन रिसोर्स का आप हमें मुआवजा दीजिए। अच्छा। तो अरुणाचल वगैरह में परंपरा है कि लड़का जाके 2 साल लड़की क्या काम करता है, अच्छा, फिर शादी होती है। अरे ये मुझे नहीं पता था। हाँ, ये बड़े मजेदार। वह हिंदुस्तान बहुत गजब देश है। तो लड़का जाके 2 साल, हमारे एक मित्र थे MBBS में, हमारे साथ थे, वो भाग गए। अब वो लापता, तो फोन आए तो पता चला कि असल में उसको 2 साल जाके काम करना था डॉक्टर साहब को। अच्छा। तो वो भाग गए। और फिर पता चला कि अच्छा ये ट्रेडिशन है। तो मतलब मुझे भी नहीं पता था। मतलब आप हिंदुस्तान घूमिएगा, एक से एक ट्रेडिशन है। आप चले जाइए कि भाई उस वक्त में जैसे सुर्पनखा वाला प्रसंग आता है, तो
वो जो महिला है जो वहाँ है, मैट्रियार्कल सोसाइटी है। मैट्रियार्कल सोसाइटी में क्या है कि मातृसत्तात्मक वो है, और मातृसत्तात्मक में उनको पता है कि माँ तो तय है कौन है, पिता का तय नहीं है, तो कुल चलेगा माँ से चलेगा। तो यही एक फर्क कर दे रहा है मातृसत्तात्मक होने से कि कुल माता से चलेगा। तो दहेज कौन किससे ले लेगा? बिल्कुल। आप पॉलिटिकल अलायंसेस को छोड़ दीजिए कि भाई दो राजाओं के बीच हो रहा है, लेन देन हो रहा है, राज्य का ही हो रहा है, सुदृढ़ीकरण हो रहा है, वो तो एक पॉलिटिकल अलायंस हो गया। लेकिन यदि जो है कुल ही माता से चलना है तो आपको लगता है दहेज लिया जाएगा, तो वो बड़ी ट्रेडिशनल वो है। वहां लिबरेटेड है इन द सेंस उसके पास ये लिबर्टी है कि वो प्रणय निवेदन कर सकती है। राक्षस विवाह जैसे मैंने कहा, गंधर्व विवाह जैसे मैंने कहा, दैत्य विवाह, पिशाच विवाह जो है, तो श्रेष्ठ तो पहले 4 माने गए हैं, जो कि वो आम सहमति से और कोई बिना हिंसा के, ये नहीं बलात् विवाह नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, तो वो श्रेष्ठ विवाह है। लेकिन ये जो विवाह है मातृसत्तात्मक, वहां तो पूरी प्रक्रिया ही मातृसत्तात्मक थी और उसमें भी कोई जबरदस्ती नहीं है। तो वो जो महिलाएं हैं वो क्या दहेज देती थी? तो यदि आज के टर्म्स में से ट्रांसलेट करेंगे, वर्किंग वुमन, कोई आईएएस है, यदि उसके बाद भी वो दे रही है दहेज या उसका दे रहा है, इस वजह से माता पिता दे रहे हैं, तो ये कमजोरी मानी जाएगी। तो इसी पे हम लोग फोकस करना चाह रहे हैं कि अभी जैसे देख रहे हैं परिवार के उसमें हिस्सेदारी देना दहेज नहीं है। पहले तो हम स्पष्ट करें परिवार का ये देना, क्योंकि ये तो न्यायपूर्ण है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं लड़का लड़की एक समान, तो सारा सामान लड़के के हिस्से में क्यों आया, लड़के की क्यों नहीं आया? और ऐसे इमूवेबल एसेट्स को ऐसे वो करना, डिवाइड करना संभव नहीं होता है। तो फिजिबिलिटी भी एक है। और फिर मैंने वो आपको दे दिया सिस्टम की, भाई जब वहां मात्र सत्तात्मक था तो सुपर्णखा के पास हुआ है। नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि जब लड़का आईएएस है और लड़की, अगर देखा जाए लड़की वाले ये देख रहे हैं कि लड़का तो आईएएस है, तो उसको आईएएस होने की वजह से उसको बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी, बहुत सारे गहने, बहुत सारी कारें, है ना, ये वाला जो कल्चर है। या फिर ये देखा जा रहा है कि मैं आईएएस हूँ या मेरी गवर्नमेंट जॉब है तो मुझे इतना, ये जो डिमांड है ना, सामने वाले की हैसियत और उसका ध्यान ना रखे, और लड़की वाले भी उसको पूरा करने के लिए, ताकि एक अच्छा वर मिल जाए, अच्छा उसको फ्यूचर मिले, वो पूरा अपना प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, लोन ले रहे हैं, है ना, पूरा। तो ये वाले जो चीज है इसमें प्रॉब्लम आती है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ये सहज मानवीय प्रवृत्तियां। कोई कहे कि नहीं है तो महात्मा बुद्ध होगा, महात्मा बुद्ध तो भगवान बुद्ध तो कभी कभी होंगे यार, आदमी महात्मा बुद्ध नहीं होने वाला। सामान्य आदमी ये सब चीजें रहनी है। सामाजिकता इन चीजों पे अंकुश लगाती है। सामाजिकता इन चीजों को, मतलब एक संयम वाला पाठ है। और लोकलाज जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया, अब यदि चीजों में संयम और लोकलाज समाप्त हो जाती है तो आदमी खुले तरीके से इस तरीके के चीजों का उल्लंघन करता है। और जो आपने बिल्कुल सही कहा, यदि दूसरे पक्ष की ये नहीं है हैसियत कि वो तब ये मांगे गैर वाजिब है, नाजायज है। अपनी स्वेच्छा से या बच्ची को हिस्सा देके करना वो उनका निजी और न्यायपूर्ण व्यवस्था हो सकती है। वो एक न्यायपूर्ण व्यवस्था हो सकती है, मैंने कहा, वो तो व्यक्तिगत में परिस्थिति में समझ में आएगा। लेकिन ये तो सर्वथा न्यायपूर्ण है कि आप जबरदस्ती मांग रहे हैं। पर इसी के साथ जुड़ा हुआ एक पक्ष और है जिसमें एक जागरूकता और उसकी भी आवश्यकता। भाई आपको अपनी बेटी ऐसे लोगों के बीच ब्याहनी है क्यों है? तो ब्याहने में भी तो आपका भी तो लोभ है कि आईएएस दामाद चाहिए। आपकी तो एक शान की बात है। तो अगर आप दोषी हैं, अगर वो दोषी है तो आप भी एक दोषी हैं। बिल्कुल। भाई आपको एक बिना नौकरी का एक अच्छा इंसान या कम नौकरी का कोई अच्छा इंसान क्यों पसंद नहीं आ रहा है? आपको भी आईएएस ही क्यों चाहिए, या डॉक्टर ही क्यों चाहिए, या अफसर ही क्यों चाहिए, या बड़ा उद्योगपति ही क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? कारण तो पैसा और पोजीशन ही है। तो यदि आप परिवार पैसा पोजीशन देख के कर रहे हैं तो ये एक पक्ष नहीं हो सकता। यदि हमें किसी का स्थायी समाधान ढूंढना है, यदि हमें स्थायी समाधान ढूंढना है समस्या का, तो एक पक्ष नहीं हो सकता कि एक पक्ष पे आप वो लगाते हैं अंकुश और दूसरे, फिर तो ये दोगलापना चलता रहेगा। वो पीछे मीडियम से होने लगेगा, आगे टेबल के नीचे से होने लगेगा। यदि उसका स्थायी समाधान, और फिर उसके स्थायी समाधान में हमें उसकी व्यवहारिकता, फिजिबिलिटी का पक्ष भी ध्यान रखना पड़ेगा कि
पारंपरिक व्यवस्था क्या है, वहाँ चीजें क्या, उसे दरकिनार करके आप सिर्फ कानून बना के सोचते हैं कि समाधान निकल जाएगा, नहीं निकलने वाला है। अच्छा, ये बताइए कि 1961 में कानून बना देते हैं, यानी आज़ादी के कुछ ही सालों बाद ये कानून बन जाता है, यानी बहुत तब भी सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी, सोशल ऑर्डर ऐसा ही था, और सरकार ने कुछ सोच के ये कानून बनाया होगा। हम लोग देखते हैं कि फिर इस एक कानून का खुलेआम कैसे उल्लंघन होता रहा इतने सालों से, और कोई भी बोलता नहीं इस पे, और खुलेआम डिस्प्ले किया जाता है कि इतनी कारें दी गई, इतनी एकड़ जमीन दी गई, इतना गहना दिया गया। आजकल सोना भी 1.5 लाख रुपए पर तोला है, तो 100 तोला सोना, चांदी, कई किलो, और फिर हजार लोगों की गैदरिंग, है ना। तो ये कहीं ना कहीं वो अपने ग्रैंडर को डिस्प्ले करने का वो है, या ये इसके पीछे और कोई मानसिकता आपको दिखती है जो कि बहुत ही खतरनाक होती जा रही है? देखिए, एक स्वामी दयानंद सरस्वती जी का एक प्रसंग है, उसमें किसी ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी से एक बात पूछी। उन्होंने पूछा, साहब, आदमी न चाहते हुए भी गलत काम क्यों करता है? आदमी न चाहते हुए भी गलत काम क्यों करता है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उसका जवाब दिया था, क्योंकि चाहता है इसलिए करता है। अच्छा, ये आपका जवाब है। तो ये जो ग्रैंडयर है, ये सब है, मैंने कहा ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह है, ये सब सहज मानवीय प्रवृत्तियां हैं। इससे निवृत्त आप नहीं हो सकते, बस अंकुश लगा सकते हैं। उसमें समाज का भी बड़ा रोल है, उसमें सरकार का भी बड़ा रोल है, उसमें इस देश की संत परंपरा का भी बड़ा रोल है। संत परंपरा से मेरा मतलब है जो उससे उठे हुए लोग हैं, जो मार्गदर्शक हो सकते हैं, जो दिशा दर्शन दे सकते हैं, वो लोग जो हैं। और कानून से मेरा मतलब है भाई डंडा, एक जो है दंड विधान, जो है दंड विधान से भी कई बार जो है चीजें रुकती हैं, उसी से रुक ही जाएंगी ये गारंटी नहीं है। सबसे बड़ा जो है सामाजिक चेतना और सामाजिक अंकुश, सबसे बड़ा जो इसमें हथियार है वो है, और उसमें जागरूकता भी होनी चाहिए और व्यवहारिकता भी होनी चाहिए। यदि वो चीज व्यवहारिक नहीं होगी, तो आपको लगता है दहेज पे अंकुश व्यवहारिकता नहीं है? नहीं, दहेज पे अंकुश व्यवहारिकता की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं सामाजिक, उसमें जो उस लड़की ने खड़े होके कहा कि भाई हम खाली आज चले जाएं क्या, जमीन इमूवेबल एसेट है, खेती की जमीन है, लड़के ने सारी ले ली, लड़की खाली हाथ चली गई। उसने कहा हम भी तो खेत में हाड़गोड़ चलाओ, ताऊ, उन्होंने यही कहा था कि ताऊ हम भी तो हाड़गोड़ तोड़ावे, तो हम भी तो कुछ लेके जाएंगे। तो व्यवहारिकता ये थी कि स्त्री धन वाला, अब उसे हम कैसे प्रोटेक्ट करें, सवाल ये था, हम उसे कैसे इंश्योर करें। उसका राइटफुल, जब आपने राइट दिया है कि उसका संपत्ति में वो है, अब वो विवाद क्रिएट कर रहा है, तो परिवार समाज मिल करके उसके एमिकेबल सोल्यूशन निकाल लेगा। उसी को करके आप कानून उसके अनुरूप बनाइए कि उसको हिस्सा मिले, उसके हिस्से का मिस अप्रोप्रिएशन ना हो, ना तो उसके मायके के लोगों द्वारा, ना उसके ससुराल के लोगों द्वारा, जिससे उसकी एक सिक्योरिटी बनी रहे। और सिक्योरिटी बनी रहे, तीसरी चीजें जो आज के टाइम में आ गई, जो मैंने कहा, अब एग्रेरियन सोसाइटी कम हो रही है, फूड गैदरर सोसाइटी खत्म हो चुकी है, हंटर और फूड गैदरर वाली, अब कोई खाने के लिए वो तो कर नहीं रहा है। अब जो ये सर्विसेज सेक्टर और ऐसे जिसमें थोड़ा मेंटल वो आ रहा है, ये महिलाओं के अनुकूल आ रहा है, क्योंकि तलवारें लेके और तीर कमान लेके भागना मुश्किल था, वो कुदाल और वो लेके मुश्किल था। हालांकि हमारे यहाँ महिला कृषि को कोई बड़ी समृद्ध परंपरा भी कर रही हैं, है, काफी है, वो ये कहना गलत होगा। वो पानी लाने वाला, जैसे आज हमारा पानी का एक वो था, तो 8-8 घंटे ऐसे इस देश में जगह है जहाँ से 8-8 घंटे लड़कियां लाती, पानी क्या करियर रह जाएगा उनका, 8-8 घंटे कर पानी धो रही है, वो ला रही है बेचारी, पीने के पानी की समस्या। तो बहुत ही दुरूह स्थितियां हैं, उनकी छोड़ दीजिए, फिर हम वहीं आएंगे। भाई जो अच्छे खासे पढ़े लिखे शहरों में बैठे हुए बड़े बड़े ऊंचे ओहदेदारों में हैं, समस्या वहां हो रही है, उनकी देखा देखी औरों में हो रही है। इसी पे मैं आना चाह रहा था कि क्या इस देश में जो एलिट है, जो पैसे वाला है, जो पावरफुल है, वो जो एक एग्जाम्पल सेट करता है सोसाइटी में, उसको जो बाकी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हर स्टाटा का इंसान उसको रेप्लिकेट, उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। यहाँ प्रॉब्लम है। हाँ, यहाँ प्रॉब्लम है भाई, हीरो हीरोइन टाइप के लोग हैं। फिर ये आ जाएगी बात, निजता की आ जाएगी, भाई मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ, मैंने कमाया है, मैं खर्च करूँ, कैसे खर्च करूँ। लेकिन फिर वही सब शब्द आएगा, सामाजिक विवेक, कि भाई आपके पास है, अख्तियार है, अधिकार है, तो सामाजिक विवेक युक्त करिए। अब उसमें हम कोई कानून से तो युक्त नहीं कर सकते, वरना फिर अगर ऐसी स्थिति आएंगी तो हमें करना भी पड़ेगा कि भाई इस देश में अगर 5,000 करोड़ की शादी होगी, 5,000 करोड़ की शादी, और सारे मीडिया में दिखाई जाएगी, तो ये क्या परंपरा थी? बिल्कुल, ये तो अभूतपूर्व काम हो रहा था।
अतुलनीय हो रहा था। इसमें सामूहिक सामाजिक विवेक कहाँ था? देश का कौन ऐसा व्यक्ति है जो सत्ताधीश था जब उसमें उपस्थित नहीं था? एग्जैक्टली। क्या धर्मगुरु वहां उपस्थित नहीं थे? तो विवेक जो चीज है वो वहां से आएगी। भाई विवेक का तो हरण हो गया था ना, छुट्टी पे था ना विवेक। क्या वो व्यक्ति को ये समझ नहीं आया उस व्यक्ति को कि भाई यदि ईश्वर ने तुझे ऐसी चीजों से नवाजा है, ऐसी अद्भुत चीजें तुझे दी है, इतना कृपा तेरे ऊपर रखी है, तो तेरे सामाजिक के प्रति भी कोई दायित्व है? क्या वो एक अंधी दौड़ शुरू नहीं करी? इस प्रकार के और बहुत सारी ऐसी शादियां हैं जिनमें कार्य भेंट करी गई, ये किया गया, गोल्ड किलो किलो दिए गए। तो ये कौन है समाज के लोग? ये तो वो लोग हैं जो कि अख्तियार, जिनके बहुत बड़े हैं, जिनके मुकाम बहुत बड़े हैं। यदि इनमें ही विवेक नहीं है तो आप उस आदमी से कैसे उम्मीद कर रहे हैं? और दो लोगों में विवेक बिल्कुल आवश्यक हो जाता है। एक का प्रस्तुति जन्य होता है, वो जो बिल्कुल जिसके पास है ही नहीं कुछ, तो वो करेगा कैसे? उसे तो कहीं ना कहीं से इंतजाम करना है, बेचारा अपनी जद्दोजहद से करेगा। उसका विवेक विकसित हो जाएगा कि खराब मत करिए। मान लीजिए पानी नहीं है पीने को, अब हमें पता है एक ही ग्लास है, पूरा दिन निकालना है, तो सिप सिप करेंगे, कुछ ना कुछ करके इसके साथ एडेप्ट करेंगे। वर्ड इज एडेप्टेशन। दूसरा जो व्यक्ति है वो है जिसके पास खूबी मतलब बहुत ज्यादा है ना। अब बहुत ज्यादा वाले के ऊपर स्व विवेक आएगा, परिस्थिति जन्य विवेक नहीं आएगा। तो समाधान इनसे आना है। अब 5,000 करोड़ की शादी तो मेरे हिसाब से तो विवेक छुट्टी पे है। और माफ के साथ मीडिया भी उसे पूरे दिन दिखा रहा था, 5 दिन तक, 10 दिन तक, 1 महीने तक। तो मीडिया का ही विवेक कहाँ था? सोचने की बात है। तो ये चीजें बिकाऊ हैं। अब क्या हो रहा है कि हम आ गए एक कंज्यूमर सोसाइटी पे। या विवेक से कोई मसला नहीं है, बाजार से संबंध है हमारा विवेक से संबंध नहीं है। और तो जब हम बाजारू चीजें कर देंगे, बाजार अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है, वाणिज्यिक गतिविधि है, बहुत बेहतर। मतलब बिना वाणिज्यिक गतिविधि के देश नहीं चलेगा, इकोनॉमी नहीं चलेगी, समाज नहीं चलेगा। वाणिज्य तक ठीक है, लेकिन अगर हमसे बाजारू कर दे रहे हैं उस व्यवस्था को, सब बाजार केंद्रित कर दे रहे हैं, फिर कैसे चलेगा? आपकी शादियां, ब्याह, ये बहुत सारे इकोनॉमिक्स को एक मेजर बूस्ट देती है। एग्जैक्टली। ड्राइविंग फोर्स है, मेजर ड्राइवर्स है। गाड़ियां बिकेंगी, कपड़े बिकेंगे, ज्वेलरी बिकेगी, टैक्स आएगा। फिर उत्सव एक चीज ऐसी है, उत्सव भी एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है। हाँ, एग्जैक्टली। उत्सव आप दुनिया में देखिएगा, दुनिया में जाइए, 2-3 चीजों के उत्सव है। रंग का उत्सव है, होली आएगा, देखिए आने वाला है। रोशनी का उत्सव है, दिवाली। पानी का उत्सव है, जल। होली को कर सकते हैं कैसे? दुनिया में आप देखिएगा रंग के, रोशनी के, पानी के उत्सव मनाए जाते हैं। और अगर आप इसे गौर से देखिएगा तो इनके, हमारे हिंदुस्तान में ये सब कहिए क्या कहें मैं, फसलों के त्योहार हैं। ये सब क्रॉप फेस्टिवल्स हैं, हार्वेस्टिंग और उससे जुड़े हुए आ रहा है। वह गन्ना आ रहा होता है हमारी बेल्ट में, इधर गेहूं आ रहा होता है। जब ये आएगा, बाल उस पे होलिका में रखी जाएगी, वहां गन्ना पूजा जाएगा। तो ये जो ट्रेडिशन था, अब ये होता था कि भाई अब हमें उत्सव मनाना है, मेहनत की है, खेत में लगे रहे हैं, पसीना बहाया है, काफी वक्त से हम उठे बैठे नहीं है, साथ नहीं गए हैं, रिश्तेदारों से, परिचितों से मिले नहीं हैं। पुराना समय समझिएगा, जबकि ट्रेडिशन ये था कि ट्रांसपोर्ट बहुत कम था, कम्युनिकेशन नहीं था, तो हम कैसे करते? उस समय ट्रांसपोर्ट नहीं होने से 3-3 दिन की शादियां होती थी, 4-4 दिन बारात रुकती थी। सिक्योरिटी एक इशू था, इतनी दूर से आना जाना। तो आप देश काल परिस्थिति के अनुसार चीजों को देखिए, उससे विरत करके देखेगा तो आप टेंजेंट पे कहीं और चले जाए। जाना था चीन, जापान पहुंच गए ना, फिर आप कानून बनाने लगेगा कि भैया इसको भी पकड़ के जेल में डाल दीजिए, उसको भी जेल में डाल दीजिए, उससे समाधान थोड़ी निकलेगा। तो उस समय ये चलता था। आज समय किस पे है? आज आदमी जो है, सामान्य लोग भी, मिडिल क्लास भी 3-3 शादियों में एक दिन में जा रहे हैं, ना कहीं खा पा रहे हैं, बस मुंह दिखा रहे हैं और दौड़ रहे हैं। तो ये दौड़ने वाली जिंदगी आ गई, ये बाजारू व्यवस्था हो गई जिसका आप मजा भी नहीं ले रहे हैं, और एक होड़ में दौड़ रहे हैं। मजा नहीं ले रहे हैं उसका। लेकिन हाँ, एक होड़ है कि हमें भाई अपना वर्चस्व दिखाना, हमसे बड़ा कौन, हम ही हमें, बाकी पानी कम है। तो इस वजह से समाज के आंख का पानी भी जा रहा है और जमीन का पानी दरिया का भी जा रहा है। दिक्कत यहाँ आ रही है, इस पे विचार करने की समाज को जरूरत है। तो आज की अगर देश काल परिस्थिति जिसका आपने मेंशन किया, उसको ध्यान में रखकर कैसे इस चीज को कर्ब किया जा सकता है? बहुत सारी पंचायतें हैं, बहुत सारी खाप पंचायतें हैं, वो अपने अपने
ऑर्डर्स दे रही हैं अपने अपने आसपास के लोगों को कि आप शादी के खर्चे को लिमिट कीजिए, आप सोना दे रहे हैं उसको, जैसे नागौर का एक एग्जांपल है कि नागौर की एक पंचायत ने बोला कि शादियों में खर्च कम होगा, जाट पंचायत ने बोला कि शादियों में खर्च कम होगा, 5 तोले से ज़्यादा सोना नहीं होगा, 15 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं किया जाता। इवन जो मृत्यु भोज होते हैं उनको भी उन्होंने बोला कि एकदम सादे तरीके से करिए। तो ऐसे में एक इंसान को अपना शो ऑफ भी करना है, अपना उसको लगता है कि अगर मैंने कुछ होस्ट नहीं किया तो मैं समाज में मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा। दूसरी तरफ जो असामाजिक चेतना और स्वविवेक की बात करें, पंचायतें कर भी रही हैं या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया जा सकता है, ये आगे का रास्ता क्या होगा इसका? देखिए, आना तो समाधान तीनों जगह से, जो मैंने आपसे कहा, राज्य से भी आना है, समाज से भी आना है और वो संत परंपरा से भी आना है। वो लोग ऐसे जो मौजूद लोग होते हैं जिनका समाज में प्रभाव होता है, जो लोग चिंतन करते हैं, जो लोग चीजों की अच्छी बारीक समझ रखते हैं, जमीनी गहराई से इतिहास को भी समझते हैं, आना तो उन लोगों के चिंतन और उस चिंतन का लाभ उठा के जमीनी हकीकतों को, व्यवहारिकता को समझ के कानून बने और सामाजिक विवेक और सामाजिकता दोनों मजबूत हो तो इनका समाधान आएगा। वरना तो मुकदमेबाजियां बढ़ेंगी, बढ़ रही हैं। मतलब यहाँ एक डेटा मैं आपको बता देता हूँ, संस्कार कह रहे हैं, मैं एक सेंटेंस कह रहा हूँ, एक तरफ तो आप संस्कार कह रहे हैं, एक तरफ आप 7 जन्मों का गठबंधन कह रहे हैं और दूसरी तरफ भाई साहब वो 498 क्या होता था उसके मुकदमे, डोमेस्टिक वायलेंस और इसके भयानक, मतलब सच्चे झूठे इतने केसेस। तो जो वास्तव में पीड़ित है बेचारा, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, आशंका ग्रस्त चल रहे हैं, रिश्ता हुआ नहीं है, उससे पहले मुकदमे की अपनी वो एग्रीमेंट्स बनाए जा रहे हैं कि कल ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो आशंका तो आपकी बनी है, रिश्ता ही क्यों बना रहे हैं भाई? अगर आपकी आशंका है कि आप मालूम होगा आजकल एग्रीमेंट्स लिखाए जा रहे हैं, एग्रीमेंट, प्रीनप्शियल एग्रीमेंट्स भी इस तरीके की, कोई ये हो गया तो हम ये करेंगे। तो यदि आप आश्वस्ति नहीं है तो आप संबंध कैसे बना रहे हैं? तो मैंने जो कहा उसमें जो रस है संबंधों में, सामाजिकता में, उत्सव में, वो रस तो खत्म हो गया और आप एक होड़ में हैं, आप पता नहीं किस मुगालते में है। तो वो जो मुगालते में कहीं दुनिया जहान से अलग कुछ अपनी दुनिया बना करके या पागलपन में जो चल रहा है, इससे बाहर आइए और उस सामाजिकता को जागरूक करिए। और एक चीज और इससे जुड़ी हुई इस पूरे कस्टम से कि जो डॉरी डेथ्स हैं, अगर एनसीआरबी का डेटा हम उठा के देखें तो एक साल में करीब 7,000 महिलाएं मर रही हैं और हर दिन 18 वुमेन की डेथ होती है, दे आर किल्ड। और हर 80 मिनट में एक महिला का ऐसा केस आता है कि इसे डोरी की वजह से उसकी डेथ हो। ये भी आज की सच्चाई है। इसको आप कैसे देखते हैं, सामाजिक नज़र से इसको कैसे देखते हैं, और क्या सरकारें इस चीज़ को मतलब स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर सकती हैं कि नहीं, ये डाउरी जैसी जो चीज़ है इसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म किया जाना चाहिए? नहीं, डाउरी पे तो हमारे लिए, डाउरी डेथ जो आप कह रहे हैं, मैं डाउरी का पक्ष नहीं ले रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप ऐसा मॉडल बनाइए, बजाय ऐसे कानून बनाने के, या प्रावधान ऐसे बनाइए कि उसको उसका हिस्सा मिल जाए। जब आप ही ने तो बनाया कानून है और इसमें कोई गलती भी नहीं है कि भाई लड़का लड़की बराबर है तो उनको हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। अब इमूवेबल है तो कोई तरीका बनाइए कि कैसे उसको मिल जाए, उसकी सिक्योरिटी इंश्योर हो जाए, उसके मायके और ससुराल दोनों ही उसके साथ अन्याय न करें। लेकिन ये वाकई चिंता का विषय है जो डेटा आप दे रहे हैं। इसका मतलब हो तो रहा है अगर डाउरी डेथ्स है, भैया तो डेटा झूठा है, और अगर डेटा झूठा नहीं, और ये तो समझिए कि एनसीआरबी ने 7,000 पर ईयर बोला है, अनरिपोर्टेड कितने केसेस होते होंगे। जी बेशक। तो ये एक चिंता का विषय न्याय की दृष्टि से, कानून व्यवस्था की दृष्टि से बिल्कुल होना चाहिए, और उसमें बेटर इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए कोई झूठा निकल गया, अब झूठे की आड़ में अगर सच्चे छप गए तो ये भी वांछनीय नहीं हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि कहीं भी अगर अन्याय है तो वो अन्याय है। तो इसलिए न्याय तो उन्हें मिलना चाहिए, और इस पे वो भी लगना चाहिए, ऐसी हिंसा पे बिल्कुल लगना चाहिए। कानून व्यवस्था का प्रश्न है, ये तो आपराधिक मामले है ना, ये तो प्योरली आपराधिक है, ये सामाजिक नहीं है। सामाजिकता में तो ये है कि भाई ये जो है बैठाते थे लोग, नहीं संबंध बन पा रहा है तो कराते थे, या संबंध कराते थे, बिचौलिए होते थे, रिश्ते लेके जाते थे, कराते थे, ये सामाजिकता है। ये अपराध है जो आप कह रहे हैं। तो अपराध की तो सीधी सीधी बात है कि एक सख्त सजा होनी चाहिए, कि उसकी एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसको आप कैसे वो बना पाएंगे पुख्ता, इस पर विचार होना चाहिए। कि अगर ये नहीं रोक पा रहा है या ये गलत नतीजे दे रहा है
तो इस पर एक बार पुनर्विचार करके हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम ऐसी व्यवस्था प्रावधान बना सकें, जो भी वैधानिक हम प्रावधान बना रहे हैं, जिससे कि वो नतीजे दे जो इससे हमारी अपेक्षा थी। तो पुनर्विचार में कोई गलती नहीं, किसी भी, मेरा ख्याल है प्रावधान की बेहतरी की गुंजाइश होती है। इसमें हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि यही अंतिम सत्य है, वही ये कुरान शरीफ है अंतिम है, ये गीता वो है तो ये अंतिम है। नहीं साहब, कानून है, बेहतर बनना है, बनाना चाहिए। पुनर्विचार करिए, उसको रिहाश करिए, उसे और व्यवहारिक बनाइए और उसे और सख्त बनाइए। अगर ये तो आपराधिक मामला है, आपराधिक मामलों को सामाजिक उससे न जोड़े जाए। ये तो प्योरली आपराधिक, हत्या तो अपराध है। सरकार बहुत सारे समाज सुधार करती है ना, ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया, यूसीसी लाने की बात हो रही है। और तो आपको नहीं लगता कि समय आ गया है कि सरकार की तरफ से ये कहा जाए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दहेज हटाओ भी इसमें जोड़ा जाए? और अगर सरकार ऐसे करती है, कोई भी सरकार, तो वो एक नॉन पॉपुलिस्ट अपील होगी? नहीं, देखिए कानून बना है, अब ये मेरी बात पकड़िए, हम तो फिर एक बार उसमें जा रहे हैं, हम रेट्रोस्पेक्टिव करेक्शंस में नहीं जा रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी 61 में कानून आ गया। तो 61 में जब कानून आ गया तो हम तो उसके एक पक्ष ले चुके ना, उसमें पॉपुलिस्ट नॉन पॉपुलिस्ट का सवाल ही नहीं है। मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? हाँ, तो मैं वो कह रहा हूँ, पॉपुलिस्ट नॉन पॉपुलिस्ट का सवाल नहीं है, सवाल है उसके सही अनुपालन का, उसके सही इम्प्लीमेंटेशन का। तो अब ये डिसीजन नहीं लेना है कि साहब इसके खिलाफ जाना है नहीं जाना है, दहेज तो आपने घोषित कर दिया ना, अब तो उसका अनुपालन सुनिश्चित करना है। तो अनुपालन के लिए भी कोई पॉलिटिशियन मुझे आज तक नहीं खड़ा होके बोलता दिखता है कि दहेज प्रथा बहुत खराब है, दहेज नहीं देना चाहिए, बल्कि उनके बेटों की शादी होती है तो बहुत 5 स्टार होटल्स में होती है। ऐसे भी देश में पॉलिटिशियन देखे हैं जिन्होंने एक टाइम पे कहा कि बेटी की शादी बहुत ही सादगी से करिए और खुद ही अपनी बेटी की शादी 5 स्टार होटल में कर रहे होते हैं। आप अच्छे से जानते हैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता, जो भी होंगे वो दोगलापन तो देखिए इस देश की खासियत है, इसमें क्या बात है ना। ऐसे लोगों के साथ तो नहीं खड़े हुआ जा सकता कि जिनके आचरण और उच्चारण में फर्क हो, आचरण। लेकिन फिर वही बात आएगी, भाई ये जो है दोनों पक्ष सहमत से कोई काम कर रहे हैं, तो आप उसको कानूनन कैसे साबित करिएगा? उसमें एक दबाव भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो स्वेच्छा जो है उसकी सहर्ष है। अब स्वेच्छा, इच्छा, सहर्ष होना और दबाव में होना। अब यदि कोई व्यक्ति किसी से संबंध बना रहा है, बेटी दे रहा है, तो बेटी की सुरक्षा, बेटी का वहां जो है सुखमय जीवन, उसकी आकांक्षा है। वो बीज बोता हुआ राड़ के नहीं दिखना चाहेगा। वो व्यक्ति क्या कहेगा ऐसा, जब तक कोई दुष्परिणाम उसका इसके कारण आ नहीं जाता है, तब वो पीड़ित पक्ष हो जाएगा। उस तक जो है क्या वो कहेगा? सामान्यतः नहीं कहेगा। और यदि वो इस मनोबल का व्यक्ति है, यदि वो इस मनोबल का व्यक्ति है कि गलत को गलत कह रहा है, या हम तो नहीं कहेंगे, हम तो नहीं मानेंगे, उस पर वो करेगा ही क्यों? तो करेगा ही ऐसा व्यक्ति कि या तो उसकी सहर्ष इच्छा होगी, या वो मन से दुर्बल होगा और मजबूरी में कर रहा होगा। उसके लिए फिर मैं यही कहूंगा कि ऐसा लोगों के साथ इस तरीके के हालात ना पेश आए। फिर मैंने एक और बात कही थी, भाई तो फिर आपको ऐसे धन के लोभियों से बेटी ब्याहनी ही क्यों है? तो ये विवेक की बात आ गई, फिर क्यों ब्याह रहे हैं आप? क्या ये कंपल्शन कितना आपको लगता है कि अपनी ही जाति में, अपने ही कम्युनिटी में वर देखना या अपने ही उसमें लड़की देखना, इससे लोगों के पास ऑप्शंस की कमी हो जाती है, और वो अच्छे से अच्छा, अगर उसी में कम एक पूल है जिसमें मान लीजिए 100 लोग हैं, तो आपने लिमिट कर लिया उसको जाति की वजह से या क्लास की वजह से, तो वो कितना बड़ा फैक्टर होता है दहेज ज्यादा देने में और लेने में? हाँ, निश्चित तौर पे ये जो है वो जो आपने कहा लिमिट हो गया, अब उसे करनी ही वहां है, उसी एज ग्रुप में करनी है, उसी टाइम सेगमेंट में करनी है। तो मैं तो और मल्टीपल आपको वो दे दे रहा हूँ सिचुएशन, उसे उसी एज ग्रुप में करनी है, उसी टाइम सेगमेंट में करनी है, उसी जात में करनी है। उसमें भी शायद हो सकता है ज्योग्राफिकल एरिया भी आ जाए, जैसे मैंने कहा परंपरागत तौर पे हमारे यहाँ पूरब से पश्चिम की ओर जाती थी, फिर गोत्र वाली व्यवस्था आ गई, इनमें हो नहीं सकते हैं। मैं तो और लिमिट कर दे रहा हूँ। तो अब तो ये भी देखा जा रहा है सिबलिंग कितने हैं, पेरेंट्स हैं कि नहीं, अकेला है लड़का या लड़की अकेली है, ये चॉइसेस तो और ज्यादा मल्टीप्लाई होती जा रही हैं।
वहाँ चॉइसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं और वो असामाजिक भी हैं। अगर ये वाली चॉइस मानी जाए, वो चाह रहा है कि माँ बाप से दूर रहे, पहले ही बुढ़े बुढ़िया से निजात मिल जाए, है ना, तो कुछ संबंध थोड़ी हो रहा है, तो हाईजैक कर रहे हैं आप। तो आप में पहले से ही ये कंस्पिरेसी थियरी आ रही है, तो ये तो बहुत सारे डायमेंशंस आ जाएंगे इसके। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जाहिर है जब ऐसा करना है तो इससे लिमिट होते हैं। पर मैंने जो बात आपसे कही कि जब मैंने 8 प्रकार के विवाह आपको बताए, या तो ये है कि भाई लड़की ही स्वयंवर के दृष्टि से चले, तो ये हुआ कि भाई लड़की ने अपने लिए पसंद किया, लेकिन फिर वो हो गया, व्यक्ति का हो गया। तो सबसे बेस्ट तो वही होता था जो ब्रह्म विवाह कहा, कि ब्रह्म विवाह अगर उस प्रैक्टिकलिटी आज के समाज को सबकी सहमति, उसमें लड़की की भी सहमति है, लड़की की सहमति छोड़ के सबकी सहमति नहीं, सबसे महत्वपूर्ण हमें जो आना चाहिए, लड़की की सहमति पे आना चाहिए। भाई बिल्कुल सब राजी हैं, लड़की राजी नहीं है, तो वो तमाम सहमति निरर्थक है। लड़की की सहमति है और एक आध की नहीं भी सहमति है, तो भी भाई उसका जीवन है ना। हमारे पिताजी एक बात बोलते थे कि भाई ये लड़के अपने आप कर लें तो अच्छा है, वरना मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे जिंदगी भर की, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मतलब हमारे पिताजी मजाक में कर लेते ये बात, तो पर इसका एक लॉजिक और इसके एक ठोस बेस है कि यदि जो है लड़का लड़की उस उम्र में भी जब आप उनकी शादी कर रहे हैं, उनमें इतना विवेक ही विकसित नहीं हुआ है कि वो अपना स्व निर्णय कर सके, ये हमें भी उन बच्चों पे विश्वास करना चाहिए। यदि उन लड़का लड़की में ये विवेक ही विकसित नहीं है, तो उनका ब्याह क्यों कर रहे हो भाई? वो एक आदमी और ले आएंगे, अभी खुद ही तो तैयार हुए नहीं, एक आदमी और चाहे और ले आएंगे मतलब दुनिया में, तो फिर वो शादी की उस जिम्मेदारी के अनुकूल अभी उनका विकास ही नहीं हुआ है, तो क्यों करना चाह रहे हैं फिर आप? तो उन पे भी थोड़ा सा यकीन करिए, उनकी काबिलियत पे, उनको ऐसा ट्रेनिंग दीजिए कि वो अपना निर्णय ले सकें। तो ये तो बचपन से ही माँ बाप को करना पड़ेगा कि वो उनको ऐसी ट्रेनिंग दे, उस तरीके से तैयार करें कि वो स्व निर्णय विवेकपूर्ण तरीके से ले पावे। अब अगर वो लेते हैं तभी तो मतलब ब्रह्म विवाह होगा ना। बिल्कुल भाई आपकी भी सहमति है, बच्चे का भी विवेक है सबसे, वरना तो फिर वो वही हो जाएगा कि जबरदस्ती विवाह हो जाएगा, इश्क जबरदस्ती है फिर तो ये सस्टेनेबल नहीं है। क्या इंटरकास्ट मैरिजेस या इंटरफेथ मैरिजेस, ये जो डॉरी सिस्टम है, इसको तोड़ने में कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रही है, होंगी? अब तोड़ने जोड़ने में तो नहीं कहूंगा, पर ऐसी चीजों में क्या होता है कि इंटरफेथ और इंटरकास्ट अमूमन, नॉट ऑल, इन मेजोरिटी केसेस में लव मैरिजेस होती हैं। बिल्कुल लव मैरिजेस होती हैं। कुछ ऐसे परिवार हैं जिनको उस तरीके का संस्कार और माहौल है कि वो इस चीज को एनकरेज करते हैं, तो वहाँ एग्जैक्टली लव मैरिज नहीं होती है, वो लव कम अरेंज्ड भी होती है, बट मेजोरिटी केसेस में, अक्सरियत में ये लव मैरिजेस होती है। तो लव मैरिजेस में तो एक तरीके का गंधर्व विवाह वाली तरफ को गई गाड़ी, है ना। 8 प्रकार के विवाह हैं, ये मतलब ऐसा मत मानिए कि एक ही प्रकार का विवाह है, तो ये मनुस्मृत में है और ये इसमें नहीं है, हिंदू ट्रेडिशन में है। ये चीज कोई इजाद में नहीं कर रहा हूँ, सब डॉक्यूमेंटेड है। तो इसका मतलब उन्होंने एक्नॉलेज तो किया था कि ये चीजें होती हैं, 8 टाइप। तो अब वो जो लड़का लड़की है, वो भाई उन्होंने एक तरीके का गंधर्व विवाह की तरफ गए हैं, इंटरफेथ है, इंटरकास्ट है। फेथ में और जाति में, या हम कह सकते हैं कि देश में, ज्योग्राफी को भी इंक्लूड कर लीजिए, करने का एकमात्र कारण क्या होता था? ट्रेडिशनल सिक्योरिटी होता था। हमारे यहाँ ये बहुत केसेस देखे जाते थे कि भाई फलाने की उसकी बहन वहां ब्याह गई, अब उसने अपनी छोटी बहन या कजन या पड़ोसन को भी वहीं ब्याह लिया, तो शी इज वेरी कंफर्टेबल कि भाई रैगिंग कम होगी, एक कोई गॉड फादर गॉड मदर है वहां तेरी भाई, है ना, यू विल बी प्रोटेक्टेड। फिर तीसरा ये था उसके विषय में सूचनाएं, आना जाना, आदान प्रदान, ये चीजें आसान होती थी। तो इसमें एक सिक्योरिटी थी, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, पारंपरिक सुरक्षा। फेथ में, बिरादरी में मैरिज होने की, या ज्योग्राफिकल एरिया में, ज्योग्राफिकल एरिया को भी इंक्लूड कर लेते हैं। अब ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, जैसे अमेरिका चले गए, अब वहां कोई दिक्कत आई तो साहब डॉक्टर साहब थे, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, शादी वादी भी हो गई, अब कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो हर चीज की कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं। बिल्कुल भाई जैसे ये जो आपके कुटुंब वाले जो हैं, वैसी फैमिलीज है, न्यूक्लियर फैमिलीज नहीं है, तो न्यूक्लियर फैमिलीज की हो सकता है एडेप्टेशन हो कि भाई यहाँ जगह नहीं है, फ्लैट नहीं मिल रहे हैं, 11वें माले पे लटके हुए हैं, तो कहाँ रखेंगे भाई?
तो जो कंबाइंड फैमिलीज थी उनकी एडवांटेज थी। हमारे यहाँ कई मजाक में भी कहते हैं भाई हमें तो ये नहीं पता चला बच्चा कैसे पल गया। भाई कभी बुआ ने खिला दिया, कभी उसने खिला दिया, कभी उसकी ताई ने, चाची ने, उन्हें पता ही नहीं चला कि बच्चा कैसे पल गया, क्योंकि इतने लोग थे। या बुजुर्गों की रख रखाव कैसे हो गया, किसी पे वो नहीं आया। सबने और शादी ब्याह अटेंड कर लिए, कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई। उत्सव में अटेंड कर लिए, सारे फंक्शन अटेंड कर लिए, तमाम चीजें हो गई, पता ही नहीं चला। खेत खलियान, घर का बनना, ये तमाम चीजें रख रखाव हो गया कंबाइंड। तो ये भी एक पक्ष है। अब हर कोई चीज हमेशा तो चलेगी नहीं, बट जैसे जैसे स्पेसेस कम हो रही हैं इसका भी तो फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन का फर्क पड़ेगा। अर्बन में अब वो आदमी जिसकी नौकरी लगी वो तो एज ए यूनिट इंडिविजुअली मूव करेगा। वो खेती पूरे घर को थोड़ी लेके आएगा, गाय भैंस सब लेके आ जाएगा। बिल्कुल। तो वो जो आएगा वहां तो उसे फिर न्यूक्लियर फैमिलीज के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ अगर जगह ही नहीं है रहने की तो बड़े सारे लोग कैसे रहेंगे, भाई बहन इतने सारे एक छोटे से कमरे में या उसमें कैसे रहेंगे। फिर उनके पास काम क्या होंगे, चलिए आ भी गए वो शहर में, उन पे कामकाज क्या होगा। बहुत सारी चीजें हैं, मल्टीफैक्टोरियल है। तो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे हमें ये भी देखना है कि आने वाले हमारे चैलेंजेस क्या होंगे आने वाले समय में। हमें ये देखना है कि इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या होंगे। तो इमर्जिंग ट्रेंड्स यही होने वाले हैं, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। इमर्जिंग ट्रेंड्स होने वाले हैं न्यूक्लियर फैमिलीज। इमर्जिंग ट्रेंड्स होने वाले हैं अब लोगों की, आप भी महसूस करते होंगे शहर में आकर के कि आपकी एक एक्सटेंडेड फैमिली, नॉन फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली है, फ्रेंड सर्कल है, जरूरत पड़ी तो उन्हें फोन कर रहे हैं। अब अपने घर मतलब कहीं 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तो नहीं करेंगे। और कई मजेदार चीजें होती हैं कि जो हम एशियन ओरिजिन के लोग हैं, जब हम अब्रॉड होते हैं तो चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना, हमारे सबसे अच्छे यार होते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब हमारे पड़ोस। हाँ, हम लोग बैठ करके अंग्रेजों की बुराई करते हैं वहां बैठ करके, है ना, यहाँ के लड़ते हैं आपस में। बिल्कुल। वहां हम जो है बैठ करके अंग्रेजों की बुराई करते हैं, बिचिंग जो चलती है वो है। सो क्या है कि वहाँ क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ हम एक हो जाते हैं। हमारे खान पान, संस्कृति, ये भी तारीखी तहजीबी तौर पे हम लोग एक जैसे ही लोग हैं। तो हम लोग वहाँ बैठ करके, क्योंकि हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम कल्चरल आइडेंटिफिकेशन करते हैं, हमारी समस्याएं एक जैसी हो रही होती हैं। तो वो जो समस्याएं और कल्चर और ये तमाम चीज़ें हैं, ये हमारी यूनिफाइंग वो होती हैं। तो ऐसे ही मैंने कहा कि ये जो फेथ में करना, जोग्राफिकल एरिया में करना, एक जात विशेष में करना, फिर क्या है, एक कल्चरल एक और एलिमेंट है, हम उसके प्रति यूज टू होते हैं। एक आर्ट ऑफ थिंकिंग बड़ी अच्छी किताब है डी बोनो साहब की। तो वी आर बेसिकली एनिमल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एनिमल्स ऑब्जर्वेशन है जिसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट जो मानव जाति का काम था उसे हम कम करते जा रहे हैं, जिसे कहते हैं सोचना। मोबाइल रखे हैं, अब मेरे को पूछना है, मैं आपको, पहले मेरे पे सुविधा नहीं थी तो एक छोटा सा हाथ में कागज होता था और मैं पहुंच जाता था उस एड्रेस पे, पूछने की सुविधा ही नहीं थी। अब तो मैं दीवार उस तरफ खड़ा हूँ सड़क के और मैं आपसे कह रहा हूँ जी कहाँ आना है ना, और मैं आपसे 3 फोन मिला के पहुंचूंगा, इतने से 50 मीटर का डिस्टेंस मैं आपसे 3 फोन पे कवर करूंगा। अगर मेरे पे ये सुविधा नहीं होती तो मैं क्या करता, पहुंचते थे ना लोग, बिल्कुल पहुंचते थे। तो ये जो एनिमल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन वाली बात है, तो एनिमल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि हम सोचते नहीं है, हम कंफर्ट ढूंढते हैं, हम सिक्योरिटी ढूंढते हैं। ये बरसों का एनिमल उनका कंफर्ट है। तो वो उन लोगों में, जातियों में कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, उन जातियों में सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं, और वो बेसलेस नहीं है। मेरी बात पकड़िएगा, ये सस्टेन क्यों कर गई ये चीजें, इस पे विचार करना चाहिए। हम फॉर और अगेंस्ट होके ना देखें, हम एनालिस्ट की तरह देखें। Exactly. ये सही तरीका, ये ट्रेडिशन क्यों हो गई, एग्जिस्ट क्यों करी, क्योंकि इनमें मेजोरिटी की सिक्योरिटी थी, इनमें मेजोरिटी की सिक्योरिटी थी। मैं नहीं कह रहा कि ये सर्वश्रेष्ठ थी, तो उन परिस्थितियों में जब कम्युनिकेशन नहीं था, ट्रांसपोर्ट नहीं था, ये नहीं था, तो इससे ज्यादा सिक्योर और कोई दूसरी चीज नहीं थी। और जैसे जैसे इमर्जिंग ट्रेंड से ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, क्या आपका सिरदर्द नहीं बढ़ा इससे? बिल्कुल। फालतू के फोन जो शायद आपको आते ही नहीं, आते हैं। उन लोगों की ससुराल में हस्तक्षेप और मायके का हस्तक्षेप और ये वो बढ़ता है। चीजें जो सामान्यतः सेटल हो जाती वो नहीं होती हैं, बिल्कुल एम्पलीफाई भी हो जाती हैं। कई बार वो सामान्य झगड़े एम्पलीफाई हो जाते हैं। तो ये तो टेक्नोलॉजी के और समय के देखिए प्रोस एंड कॉन्स हैं जिनको हमें समझना होगा। इमर्जिंग चैलेंजेस ये होंगे कि जाएंगी तो अब भाई 10 लोग आपके, मान लीजिए ये होता था, डिलीवरी होता था, तो क्यों ये परंपरा थी?
अब वो नेपाल वाले में एक हमें मिले सज्जन, वो कह रहे जी आपका तो अधिकार ही नहीं है राम जन्मभूमि का। हमने कहा काहे? वो बताया कि ये तो माता तो वहां से आई थी, जनक से। हाँ, तो जानकी तो उन्हीं का प्रॉपर्टी। तो उनका कहना है कि परंपरा ये थी कि पहला जो बच्चा होता था वो निहाल में होता था, तो पैदा तो वहां हुए। क्यों भेजा जाता था ननिहाल में? क्यों भेजा जाता था? महिला है, आई है, असहज होती थी, उसका थोड़ा सा सेटलमेंट नहीं होता था। हमारी फौज में कहते हैं अब ये आए योजना आई तो बोले 3-4 साल तो फौज समझने में लग जाते हैं नए जवान को, अफसर को, एकदम थोड़ी सेटल। तो वो जो लड़की आई है, घर में आई है, वधू आई है, बहू आई है घर के, उसे कुछ वर्ष लगेंगे। तो अब उसके लिए एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, बट इनकैपेसिटेटिंग प्रोसेस है प्रेगनेंसी। अब उसमें वेयर शुड भी कहाँ होगी सबसे कंफर्टेबल? वो वहीं होगी। उसको एश्योरिटी है उन चीजों की, मतलब वो उसका नोन, मैंने कहा ना एनिमल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन या नोन इकोसिस्टम को पहचानने और उसमें सिक्योरिटी और ढूंढने वाले, तो वो वहां होता था साथ। तो इनके ऑर्गेनिक रीजंस हैं इन बातों के, और चूंकि इनके ऑर्गेनिक रीजंस हैं इसलिए ये सिस्टम्स बरसों तक, शताब्दियों तक सरवाइव किए हैं। अगर इनके ऑर्गेनिक रीजंस नहीं होते, ये सरवाइव कैसे करते हैं? क्योंकि आपने कहा कि जहां आप कह रहे हैं कि इनकी वजह से दहेज कम होगा, हो सकता है उन केसेस में जहां ये लव मैरिजेस होंगे, जो अक्सरियत में ये होंगे, तो वो तो गंधर्व विवाह होंगे। लेकिन उसका सेकंड बैकअप क्या होगा, उसके फॉलोअर्स भी समझ रही है। इसकी पॉजिटिव पार्ट है। नेगेटिव पार्ट क्या है कि जब ब्रेकअप होगा या झगड़ा ठंडा होगा, तो वो सिस्टम मुझे बताइए जो इसमें झगड़ों को निपटाएगा। ट्रेडिशनल सिस्टम नॉन एग्जिस्टेंट होगा, किसी की मर्जी से नहीं हुआ है, कुछ सामाजिक दबाव नहीं है, कुछ सामाजिक विवेक नहीं होगा, कुछ सामाजिक सुलह सफाई के प्लेटफॉर्म्स नहीं होंगे। तो ये भी तो एक पक्ष थे जो इसकी एक सिक्योरिटी और एक रेजोल्यूशन वो देते थे कि वह पंचायत बैठती थी, हुक्का पानी बंद कर देते थे कि भाई तुमने बहू मार दी, या तुमने बहू के साथ बदतमीजी कर रखी, या तुम्हें तमीज नहीं, क्योंकि इनकी लड़कियां भी तो कहीं जाएंगी। बिल्कुल, अगर भाई यहाँ लड़की आई है तो ये भी तो कहीं जाएगी। ये शब्द था सामाजिक विवेक और सामाजिक जरूरत। सामाजिक जरूरत हमारे यहाँ एक बड़ा मजेदार चलता है। उन्होंने कहा कि ये चकबंदी हो गई साहब, एक जगह आ गया, इसने भाईचारा खत्म कर दिया। मैंने कैसे? कह रहा जी किसी का खेत वहां होता था, किसी का वहां होता था, किसी का खेत वहां होता था। मैं फिर इससे क्या होता था? बोला जी बात ये थी, अब जब एक जगह खेत आ गए तो अब उसकी दूसरे में निर्भरता नहीं रही। लेकिन जब एक खेत वहां होता था, एक खाता तो उसे पानी लेना पड़ता था, उसे उसकी रख रखाव करना पड़ता था, तो वो दूसरे से भाईचारा इसलिए भी रखता था क्योंकि जरूरत थी। तो इसमें एक ऑर्गेनिक चीज जो निकल रही है वो है नीड। बोले जब उसकी जरूरत नहीं रही तो उसने भाईचारा भी खत्म कर दिया, अपने में मशगूल है, अपने में मस्त है। न्यूक्लियर सिस्टम में जो इमर्जिंग ट्रेंड है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनएविटेबल है। यू कांट स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। जिस विचार का वक्त आ गया है भाई साहब, आप उसे रोक ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। तो न्यूक्लियर फैमिलीज आर गोइंग टू इंक्रीज, स्पेसेस आर गोइंग टू श्रिंक, प्राइसेस आर गोइंग टू राइज, इनसिक्योरिटी इज गोइंग टू इंक्रीज। करियर की भाई नौकरियां पक्की नहीं है, आदमी टांग फैला के सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरियां समाप्त हो रही हैं। तो इनसिक्योरिटी इज गोइंग टू इंक्रीज। और आदमी की, जानवर की बेसिक इंस्टिंक्ट क्या है? क्या है? कंफर्ट, सर्वाइवल। सर्वाइवल, यस, ये बेसिक इंस्टिंक्ट है। और सर्वाइवल के लिए व्यक्ति वो हर काम करेगा जिससे वो कंफर्टेबल करे, सिक्योर करे उसको। सो इसीलिए ये भी एक प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन नेचर बहुत बड़ा लेवलर है, जिंदगी बहुत बड़ा लेवलर है। इसने एक नया इकोसिस्टम क्रिएट किया अर्बन उसका। अब उसने एक नया इकोसिस्टम ये क्रिएट किया है कि सर्विसेज सेक्टर या ऐसे सेक्टर या ऑफिस वर्क्स, उसमें तो लेडीज के पास एक अपर हैंड है। बिल्कुल, लेडीज के पास एक अपर हैंड है। और उनमें, अब ये मेरे और आपके खिलाफ जाती है बात, पर फिर भी कही जानी चाहिए कि मर्द जो है वो कंप्लेसेंट था। हाँ यार, अपनी पोजीशन को लेके सिक्योर था, जैसे भी है मस्त रहो। औरतों में भूख थी, उन्हें प्रूव करना था। एग्जैक्टली। तो वो डबल क्विक से करेंगे, बट दे वुड बी अपॉर्चुनिटी ग्रैबर्स। एग्जैक्टली, क्योंकि उन्हें प्रूव करना है, नेचुरल भी है, उन्हें सरवाइव भी करना है।
उनके अंदर एप्रीहेंशंस भी होंगे, आप कंप्लेसेंट होंगे, मैं कंप्लेसेंट होऊंगा, और टेक्नोलॉजी इज टू देयर एडवांटेज, टेक्नोलॉजी इज टू देयर एडवांटेज। कंप्यूटर पे करना है, वो नारियल के पेड़ पे चढ़ के थोड़ी तुमने उतारना है नारियल सही बात तो करना है, एकदम। है ना। तो वो क्या करेंगे, वो उसको उसके प्रति प्रोटेक्टिव होंगे, उन अपॉर्चुनिटीज के प्रति प्रोटेक्टिव होंगे। मैं और आप कॉम्प्लेसेंट होंगे, अरे ये चलेगी दूसरी आ जाएगी। तो हम अभी कॉम्प्लेसेंट मोड में चलेंगे कुछ वक्त, अच्छा, फ्यू जनरेशंस, मतलब 50 साल, जब तक एजुकेशन का पेनिट्रेशन नहीं होता है और वो एक नहीं, जब तक आपके साथ भी रोल रिवर्सल नहीं होता है। हाँ एग्जैक्ट रोल रिवर्सल आप देखेंगे, आपके नीचे से जमीन जा चुकी है, आपके नीचे से जमीन जा चुकी है, आप नारियल के पेड़ पे लटके रहेंगे, दे विल बी बेटर पेड। तो अब सवाल है रोल रिवर्सल का कि जब दे विल बी बेटर पेड, व्हाई वुड दे गिव डाउरी, व्हाई वुड दे गिव डाउरी? तो आर बी हेडिंग टुवर्ड्स दैट काइंड की जहाँ पे लड़कियों शहरों में को, हाँ, और अर्बनाइजेशन इन दैट के और लड़कों के परिवार लड़कियों को दहेज देंगे अभी। आर यू अवेयर, हरियाणा में लड़कियां खरीद के लाई जाती हैं? बिल्कुल, आर यू अवेयर? हाँ, वो मैंने इलेक्शन के टाइम पे ये डिस्कवर किया। मैं नहीं कह रहा सब हाँ, में, नहीं, मैंने इलेक्शन के टाइम पर जी। ये डिस्कवर किया कि वहाँ पर रंडवा एसोसिएशन है हरियाणा में, और उनकी अपनी डिमांड्स हैं इलेक्शन उनसे कि हमें पेंशन दीजिए, हमारी शादियां नहीं हो पाई। और बहुत सारे लोग बिहार में, उड़ीसा में और ऐसे गरीब राज्यों में जा जाके खरीद के लाते गरीब घरों की लड़की। अब यहीं इसको एक और पॉइंट को पकड़िएगा कि फीमेल इन्फेंटिसाइड मेजर प्रॉब्लम थी, लड़की बचाओ। बिल्कुल। अब भाई साहब जब लड़की ही नहीं रही तो अब ब्याह कैसे करोगे, बच्चा कहां से आएगा? तो ये भी तो नेचर का एक डिजाइन है कि आप उसके अगर किसी सॉफ्टवेयर को करप्ट करोगे तो आप भुगतोगे। लेकिन इमर्जिंग जो ट्रेंड्स है, मैं फिर अंडरलाइन कर रहा हूं, वो एडवांटेज फीमेल्स है, एडवांटेज फीमेल्स है। टेक्नोलॉजी नहीं चढ़ना ना नारियल के पेड़ पे लेके, दाव लेके नहीं चढ़ना नारियल तोड़ने के लिए। उस जॉब्स के लिए दे विल बी बेटर एडेप्टेड एंड दे विल बी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ देयर जॉब्स, क्योंकि उन्हें मुश्किल से मिला है। एग्जैक्टली। भाई हमारी माता जी हैं, जैसे हमारी माता जी झरिया धनबाद से हैं, झारखंड में चला गया, उस समय बिहार में था। उनको बनारस में बहुत अच्छा एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी मिली, 10वीं 12वीं। सिर्फ नाराजी वगैरह लोगों ने इस हिसाब से नहीं भेजा कि उस जमाने की बात थी कि यार लड़की है, हॉस्टल में रहेगी, भी ट्रेडिशनल जो पारंपरिक परिवारों का, वही क्षत्रिय परिवारों का जो एक वो है, तो उन्हें लगा कि नहीं। तो माता जी को लगता है उनके मायके वालों ने उनके साथ जो है धोखा किया, अन्याय किया। अब आएंगे, भी शादी हो गई, यहाँ आ गई पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मूल तो यहीं के थे, वहां चले गए थे, तो आ गई पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उनका लेक्चरर जॉब के लिए 7 भाषाएं जानती है हमारी माता जी। अच्छा, है ना। बिहार बंगाली बिहारी ये सब, कोई जब मारवाड़ी कॉलोनी थी जान गई, पंजाबी जान गई, तो बोला 7। अब कितने लोग हैं जो 7 भाषाएं जानते होंगे, इतने बहुभाषी होंगे, तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो गई। ठीक, जो उनका दर्द है, अब ये समझिए वो लेडीज कैसे अपॉर्चुनिटी जाने देंगी, ये समझिए अब मेरी बात। अब वो यहाँ आए, उनका लेक्चरर भी, हमारे यहाँ एक अच्छा कॉलेज है विमेंस कॉलेज, उसमें उनका लेक्चरर का जॉब हुआ। तो वो फिर वही गांव का रूढ़िवादी परंपरावादी परिवार, तो उन लोगों और लेडी से काम कराएंगे। हाँ। तो बहरहाल किसी भी वजह से उन्होंने जॉब ज्वाइन नहीं किया। अब उनको आज तक इस बात का वो है, रंज है, इस बात का गम है कि भाई हम कम से कम जो है एक डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए होते हैं। एग्जैक्टली। और दूसरा वो क्या कहेंगे कि इनके यहाँ सिपाही भर्ती हो जाता है तो ये ढोल पीटते हैं, है ना, और हम लेक्चरर भर्ती हो गए उस जमाने में, तो इनको जो है गम हो रहा था, ये दुखियारी आत्मा हो गए थे। तो आपको लगता है कि वो लेडीज आज आपकी अपॉर्चुनिटी जाने देंगी? नाउ दे टाइम हैज कम। वो ठीक है। एक हमारे यहाँ थी, एक हमारी सीनियर थी, तो एक दूसरे से वो 5 वक्त की नमाज अदा करते थे। अच्छा, अच्छी बात है, करिए, आप अपनी करिए। वो थी, वो थोड़ी लिबरल टाइप की थी, नहीं करती थी, कपड़े लत्ते भी वैसे पहनती थी, हॉर्स राइडर भी थी और अच्छे परिवार से थी। अब उन्होंने खड़े होकर के एक दिन कह दिया, इस्लाम का खतरे में बता दिया।
उस महिला लेडी ने वही बोला कि भाई तू 5 के बजाय 6 की कर, मुझे मत बता। ये जवाब आपको आने वाला है आने वाले वक्त में कि भाई तू 5 की छोड़, तू 6 की कर, मुझे मत बता, मुझे जो करना है मुझे करना है। तो जॉब्स में वो आगे बढ़ेंगी, किसी भी मजहब में, जात में, फिरके में वो आगे बढ़ेंगी, किसी भी जोग्राफिकल एरिया में वो आगे बढ़ेंगी। जो आपके पहाड़ के इलाके थे, यहाँ की इकोनॉमी ही मनी ऑर्डर इकोनॉमी थी। बिल्कुल। तो वहाँ के बेचारे पहाड़ी आते थे, जॉब किसी का लग जाता था, दूसरे छोटे मोटे काम करते थे, उसके भरोसे रहते थे, करते थे। लेकिन चूंकि वहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, इसलिए पहाड़ी आप देखिएगा, लखनऊ में एक बार हम चुनाव के हिसाब से बैठे समझने के लिए, पता चला 2 लाख उत्तराखंडी है। 2 लाख लखनऊ की सीट पर, लोकसभा की सीट पर। अब 2 लाख उत्तराखंडी, मतलब लखनऊ इतना पास भी नहीं है उत्तराखंड के, कैसे है, क्यों है, किसी ने सोचा कभी? मनी ऑर्डर इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। जिसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं मर्द औरत में उसे वो नहीं कर रहा हूँ, जिसके पास भी अपॉर्चुनिटी है उसे अपॉर्चुनिटी की कदर है। इनको परंपरागत तौर पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। तो जो आप इसमें चिंताग्रस्त हैं कि दहेज की समस्या घटेगी बढ़ेगी, वो अलग पक्ष है। विमेन एम्पावरमेंट और विमेन अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और वो उसे मजबूती से कैप्चर करेंगी, ग्रैब करेंगी, उसका सदुपयोग करेंगे। और निश्चित तौर पे जब वो करेंगी तो एक लेवल पे ये आने वाला है ब्रेक इवन पॉइंट, सूनर और लेटर, जब रोल रिवर्सल होगा। कीका का वो कौन सी मूवी आई थी एक 2 स्टेट्स या पता नहीं क्या थी, कोई मूवी थी, और पता है कोई थी, एक नई मूवी थी जिसमें वो लड़की काम कर रही है, शी इज हाई एग्जीक्यूटिव, लड़का घर में खाना बना रहा है, समथिंग लाइक दैट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी काम को बड़ा छोटा नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का आशय यह है कि जो इसी देश में, जो मैंने पहले आपको बताया था, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज अगर की जाए, तो वो जो नॉर्थ ईस्ट की स्थिति है कि जहाँ वो लड़का जाके वो करता है, तो वो तो ज्यादा साइंटिफिक नहीं लगता आपको कि भाई हम आपको एक ह्यूमन रिसोर्स दे रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स की यूनिट दे रहे हैं, आप कंपनसेट करिए उसको। तो ये यार्ड स्टिक अर्बन इंडिया में बहुत मजबूती से, और अर्बनाइजेशन घटना नहीं है, बढ़ना है, और टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस घटनी नहीं है, बढ़नी है। दिस इज द वे फॉरवर्ड। मुझे रोड मैप ये दिख रहा है, मतलब आपको कोई और दिख रहा हो, मुझे एकदम ठीक है। और आपने बहुत ही एक एंथ्रोपोलॉजिक और एक आपने फ्यूचरिस्टिक बात भी की इसमें, और एक नया पर्सपेक्टिव पेश किया। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, और अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों को ये वीडियो ज़रूर भेजें, और सोचें कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो हम लोग किस हद तक इस चीज़ को कर्व कर सकते हैं। हम किसी के प्रेशर में ना आए, जितना अपने मन से, इच्छा से, स्व इच्छा से हो उतना ही करें। किसी भी प्रेशर में, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम में ना फंसें, उस दिखावे में ना फंसें। एक और बात अगर आप अनुमति देंगे, और इसमें कोई ये टेक्नोलॉजी और नवीन उदारवाद वाली बात नहीं है। हाँ। आपके यहाँ मेथोलॉजी में, पौराणिक उसमें इसका वो है, जब पार नहीं पड़ी देवताओं से तो वो देवी की शरण में गए थे। देवी कोई अहम, जैसा कि इन्होंने बोला कि रोल रिवर्सल भी होने वाला है, हर जगह महिलाएं हर जगह पहुंचेंगी और उनकी एक वर्थ है। और वो समय अब जाने वाला है जब हम लोग बोलेंगे कि हमें दहेज चाहिए। आगे आने वाले कल में वो बोलने वाले हैं कि हमें दहेज चाहिए, क्योंकि उनकी वर्थ होने वाली है। उनको अपॉर्चुनिटी, जैसा कि इन्होंने बताया कि अपॉर्चुनिटी की अहमियत उनको पता है। ये बातचीत आपको कैसे लगी, ये पॉडकास्ट कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। आप डाउरी सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं, अपने सुझाव, अपने कमेंट्स भी ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।